बीकॉम पार्ट सेकंड के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर में बच्चों अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन ऑफ कंपनीज एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 हम लोग देख रहे थे, जिसका पार्ट 2 मैंने आपको समझाए थे। उसमें पार्ट 3 आज थ्योरेटिकल इसका जो और भी एस्पेक्ट्स है कुछ उनको हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसके अंतर्गत किया जाता है। थोड़ा सा मैं आपको वापस से ब्रीफ करती हूँ कि हमने अमालगमेशन क्या देखा था। अमालगमेशन के अंतर्गत दो कंपनियाँ ए और बी कंपनी है वो मिलकर के अपना स्वरूप चेंज करती हैं और वाई कंपनी बन जाती हैं, तो उसको जो है अमालगमेशन कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि दो प्रकार से मर्जर हो सकता है, इन द नेचर ऑफ मर्जर और इन द नेचर ऑफ परचेज। दो तरह से हम इसको जो है कर सकते हैं। तो जैसे अगर मर्जर होता है बच्चों तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि दो तरह से हमने किया। विलय इसका विलय हो रहा है कंपनियों का, दो कंपनियां मिलकर के नई कंपनी बना रही हैं। अगर आपने जो है मर्जर किया है तो उसमें क्या होगा कि सभी शर्तों को जो पूरी करना होगा। दो शर्तें होंगी। एक ट्रांसफर कंपनी जो है वो अपनी सभी संपत्तियां दायित्व एकीकरण के बाद ट्रांसफर कंपनी को दे देंगी। ट्रांसफरी कंपनी, हस्तांतरित कंपनी, जिस कंपनी में ट्रांसफर किया क्रेता कंपनी को दे दी जाएंगी, ठीक है। और दूसरा ये होगा कि हस्तांतरक कंपनी जो होगी, जो ट्रांसफर कंपनी उसकी जो है पूंजी की कम से कम 90% इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो एकीकरण के बाद है ना कि तुरंत पूर्व हस्तांतरित कंपनी से ही धारित इक्विटी अंशों के अलावा एकीकरण के परिणाम से हस्तांतरित कंपनी में इक्विटी अंशों के धारक हो जाएंगे। मतलब जो पुरानी कंपनी के धारक है उनके 90% धारक को नई कंपनी ज्वाइन करनी पड़ेगी। ये दो शर्तें पूरी होंगी तो ही विलय माना जाएगा इन द नेचर ऑफ मर्जर, ठीक है। और अगर इन द नेचर ऑफ परचेज है तो क्या होगा कि एक ऐसा एकीकरण जो कि विलय की प्रकृति के एकीकरण में से एक या अधिक शर्तों की पूर्ति नहीं करता है ना, जो हमारे दो शर्तें थी उनमें से एक या अधिक शर्तों की पूर्ति नहीं करता है, तो ये क्रय की प्रकृति का कहलाता है। मतलब जिसमें हम मानते कि भी एक तरह से परचेज किया, जब क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी को अपनी किन्हीं भी शर्तों पर क्रय कर सकती है तो वह क्रय की प्रकृति का जो है मर्जर माना जाएगा, ठीक है। तो लेखा मानक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अनुसार क्या होता है कि क्रय प्रतिफल से तात्पर्य हमारा क्या होता है, जो हस्तांतरित कंपनी द्वारा हस्तांतरित कंपनी के अंशधारियों को नकद रूप में या प्रतिफल रूप में जो है भुगतान की गई राशि है, ठीक है। अतः हस्तांतरित कंपनी द्वारा हस्तांतरित कंपनी के लेनदारों को किए गए प्रत्यक्ष भुगतान की राशि को क्रय प्रतिफल की राशि में शामिल नहीं किया जाता है। क्रय प्रतिफल की राशि इस तत्वों के उचित मूल्य पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यदि क्रय प्रतिफल के रूप में प्रतिभूतियां जारी की गई हैं तो वैधानिक अधिकारी द्वारा निश्चित मूल्य को उचित मूल्य माना जा सकता है। अन्य संपत्तियों के मामले में संपत्तियों के बाजार मूल्य अथवा पुस्तक मूल्य दोनों में से जो भी होगा उसको काम में लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसका फिर हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ही देखा हमने और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को हम देखेंगे वापस से। तो गुडविल का जो ट्रीटमेंट होगा इसमें किस तरह से होगा बच्चों। गुडविल अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ अमालगमेशन डिपेक्ट्स अ पेमेंट दैट इज मेड एज ए रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेक्टेशन ऑफ ए फ्यूचर इनकम। हमें लगता है कि फ्यूचर में कोई इनकम होगी तो उसके लिए हम जो है गुडविल का पेमेंट करते हैं। मतलब एक बिजनेस को आप परचेस कर रहे हैं तो अभी उसकी गुडविल जो होती पुरानी, उसने जो अभी तक बिजनेस का अर्न किया, अपनी वैल्यू अर्न की है, उस वैल्यू अर्न के बदले में उसकी संपत्तियों की मूल्य जो होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम पेमेंट करते हैं। जिससे उसकी संपत्तियों का क्रय प्रतिफल बनता है आपका 10 लाख रुपए, लेकिन आप 10 लाख की जगह उसे 11 लाख दे रहे हैं तो 1 लाख ज़्यादा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो उसकी एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इनकम मानी जाएगी। माना जाएगा कि उस कंपनी से फ्यूचर में इनकम ज़्यादा मिलने वाली तो इसलिए आप उसका ज़्यादा पेमेंट कर देते हैं। तो इस तरह से इट इज़ सुटेबल टू ट्रीट इट एन एसेट दैट कैन बी amortized to income on a systematic basis over the useful life of the asset। उसकी जो लाइफ है उसमें उसको डिवाइड किया जाएगा। Owing to the nature of goodwill, it is difficult to determine the useful life of goodwill। अब ये उसकी लाइफ कितनी मानी जाए, है ना, तो रीजनेबल जो है ज़्यादातर 5 साल के आसपास जो उसकी मानी जा सकती है। एज ए रिजल्ट मेड इन और प्रूडेंट बेसिस, consequently it is considered relevant to amortize goodwill over a period not exceeding 5 years till the time reasons for amortizing goodwill for a longer period can be substantiated। बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर मैंने अभी आपको बताया, जिसमें जो है आपको जो है कंपनी की जो है दो तरह की जो है शर्तें पूरी करनी होंगी। दोनों शर्तें पूरी होने पर वो कंपनी मर्जर माना जाएगा। आपको दो शर्तें मैंने इसकी बताई। और अगर इन द नेचर ऑफ परचेज है तो वो परचेज कब होगा, अगर इनमें से दो में से कोई भी शर्त पूरी नहीं थी तो उसे नेचर ऑफ परचेज माना जाएगा। तो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स कैसे होंगे, रिजर्व्स को कैसे इसमें ट्रीट किया जाएगा। द स्कीम ऑफ अमालगमेशन प्रोवाइडेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है, इसमें इसको दिया गया है। और इसकी शर्तें हैं कि वेयर सच ए सजेशन इज स्पेसिफाइड द सेम मस्ट बी फॉलोड बाय स्टेक होल्डर्स। हाउएवर इन सम केसेस द स्कीम ऑफ अमालगमेशन अंडर स्पेसिफिक स्टैट्यू में सजेस्ट अ डिफरेंट ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व और ट्रांसफर कंपनी,
ठीक है, तो किस तरह से होगा ये, ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच कुड हैव बीन फॉलोड हैड देयर बीन नो सजेशंस मेड बाय द स्कीम. इन दीज केसेस द स्टेक होल्डर नीड टू मेक द फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स आफ्टर अमालगमेशन इन द फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो जो डिस्क्रिप्शंस होंगे रिगार्डिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गिवन टू रिजर्व्स एंड अंडरलाइंग reasons for adopting such a treatment which is different from the one suggested in the accounting standard. Deviations in the accounting treatment given to the reserves as suggested by the amalgamation scheme under the statute vis-a-vis the requirement of the accounting standard had there been no suggestions made by the amalgamation scheme. Financial effects arising as a result of such a deviations if any. तो इसमें जो डिस्क्लोजर्स होंगे वो उसके क्या होंगे बच्चों, फॉलोइंग आर द डिस्क्लोजर्स दैट नीड टू बी मेड इन द फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर द अमालगेमेशन. ठीक है, हमें जो है उसके डिस्क्लोजर्स जो है को शो करने पड़ेंगे कंपनी को जब भी अमालगेमेशन होता है. एक तो नेम एंड जनरल नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ अमालगेमेटिंग कंपनी, उस कंपनी का क्या नाम है और उस कंपनी का बिजनेस का नेचर क्या है, किस प्रकार का व्यापार वो कंपनी करती है. इफेक्टिव डेट ऑफ अमालगेमेशन फॉर अकाउंटिंग पर्पस, किस डेट से अमालगेमेशन माना जाएगा अकाउंटिंग के लिए. ठीक है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज टू रिफ्लेक्ट, मेथड कौन से यूज़ करेंगे अकाउंटिंग का. पर्टिकुलर्स ऑफ द स्कीम सैंक्शनड अंडर स्टैच्यू, कौन सी स्कीम इसमें जब पर्टिकुलर सैंक्शन की गई है, जैसे मतलब कि ये है कि अमालगेमेशन दैट आर अकाउंटिंग वाया पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड हो सकता है. पूलिंग फॉलोइंग एडिशनल डिस्क्लोजर मेड बाय मस्ट बी मेड इन द फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर द अमालगेमेशन. एक तो डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने हैं कंपनी को, उनका विद परसेंटेज ऑफ ईच कंपनी इक्विटी शेयर्स एक्सचेंज फॉर अमालगमेशन, है ना. दो कंपनियां मिली है तो उन दोनों कंपनियों के कितने कितने परसेंटेज जो शेयर हैं वो इसमें जो है डिस्क्रिप्शन देना होगा कि कितने कितने दोनों कंपनियों के शेयर्स होंगे. अमाउंट ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन कंसिडरेशन एंड वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइड बाय एसेट्स. बच्चों ये होता है कि अगर आपने कंसिडरेशन डिसाइड किया 11 लाख का और वैल्यू आपकी संपत्तियों की उससे ज़्यादा हो सकती है और कम हो सकती है. जो मैंने अभी आपको बताया, अगर उसकी वैल्यू 11 लाख से ज़्यादा हो रही है तो दैट मीन्स आपको जो है आप कम कैपिटल रिजर्व क्रिएट होगा. और अगर आपके जो है संपत्तियों की वैल्यू से ज़्यादा आप पेमेंट कर रहे हैं, वैल्यू संपत्तियों की 10 लाख और 11 लाख आप दे रहे हैं तो 1 लाख आपका गुडविल कहलाएगा. तो इन द केस ऑफ अमालगमेशन दैट आर अकाउंटेड बाय परचेज मेथड फॉलोइंग एडिशनल डिस्क्लोजर, है ना. पूलिंग मेथड में तो ये हो जाएंगे, और अगर आप परचेज मेथड है तो उसमें कंसिडरेशन फॉर अमालगमेशन आपको डिसाइड करना होगा कि कंसिडरेशन कैसे पेमेंट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जाएगा. तो क्रय प्रतिफल का भुगतान किस तरीके से होगा इसका निर्धारण किया जाएगा. और अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंसिडरेशंस एंड वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स एक्वायर्ड एंड इट्स ट्रीटमेंट. This includes period of amortization of any goodwill arising as a result of amalgamation. ठीक है, amalgamation after the balance sheet date. There can be cases where an amalgamation is undertaken after the balance sheet. कई बार क्या होता है, बैलेंस शीट बन चुकी है आपकी, उसके बाद amalgamation हो रहा है, but before the issuance of the financial statement of both the parties to amalgamation. तो अभी तक अमालगमेशन का आपने स्टेटमेंट दोनों कंपनी को नहीं दिया है, लेकिन बैलेंस शीट आपकी बन चुकी है. इन सच केसेस डिस्क्लोजर इज मेड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4. तो फिर आपको कंटीजेंसी के रूप में, इवेंट्स के रूप में उसको जो है बैलेंस शीट के नीचे दिखाना होगा. हाउएवर द अमालगमेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अमालगमेशन को उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शामिल नहीं किया जाएगा. तो ये इस तरह से इसके कुछ रूल्स हैं, उनको आगे देखेंगे और इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम अगले वाले लेक्चर्स में देखेंगे. धन्यवाद.